मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हमारे चैनल अनबाउंडेड माइंड्स पर आपका स्वागत है। आज हम भारत के प्रभावशाली नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की प्रेरणादायक जीवनी को जिएंगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के वडनगर गांव में हुआ। उनकी मां का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है। हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के 6 बच्चे थे और नरेंद्र मोदी उसमें तीसरे नंबर पर थे। नरेंद्र मोदी के पिताजी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय का ठेला चलाते थे, जिस पर नरेंद्र मोदी भी बचपन में अपने पिताजी की मदद करते थे और चाय बेचते थे। नरेंद्र मोदी ने अपनी स्कूलिंग वडनगर से ही की। उनकी टीचर्स द्वारा बताया गया था कि वो एक एवरेज स्टूडेंट थे और उन्हें स्पोर्ट्स और थिएटर का काफ़ी शौक था। नरेंद्र मोदी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। वो अक्सर फ्री टाइम में उनकी किताबों को पढ़ा करते थे। इसके अलावा उनको इतिहास पढ़ने का भी बहुत शौक था। देश के इतिहास को जानने के लिए वो लाइब्रेरी जाकर कई कई साल पुरानी न्यूज़पेपर मांग कर पढ़ा करते थे। नरेंद्र मोदी के बचपन में एक बड़ा चेंज 8 साल की उम्र में आया, जब वो अपने हिंदी टीचर चंद्रकांत दवे से इंस्पायर होकर आरएसएस की शाखा में जाने लगे। एक दिन बड़नगर की एक शाखा में लक्ष्मण राव ईमानदार, जिनको सब वकील साहब कहते थे, वो आरएसएस के लोगों को संबोधित करने के लिए वहां पहुंचे। उनके शब्दों से नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। मोदी जी की एक और खूबी थी, उनको साफ़ सुथरे कपड़ों का बहुत शौक था। हालांकि वो काफ़ी महंगी पोशाकें नहीं पहनते थे, लेकिन वो जो भी पहनते थे वो एकदम साफ़ सुथरा होता था। इसी दौरान लगभग 13 साल की उम्र में उनकी शादी तय कर दी गई और 17 साल की उम्र में उनकी शादी यशोदाबेन चमनलाल के साथ करवा दी गई। मोदी जी अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहते थे। साथ ही वह घर से बाहर निकलकर जीवन का सही अर्थ भी खोजना चाहते थे। उनका मानना था कि वह घर परिवार में उलझकर यह नहीं कर पाएंगे, इसलिए शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने घर से दूर जाने का फैसला किया। 1967 में उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया। आगे जाकर उन्होंने अपना नाम अनिकेत भी रखा। अनिकेत यानी जिसका कोई घर नहीं। घर से निकलकर वह सबसे पहले अपने आदर्श स्वामी विवेकानंद की दीक्षा लेने दीक्षा मठ जा पहुँचे, लेकिन वहाँ उनका दीक्षा नहीं दी गई। असल में राम लक्ष्मण मिशन का सन्यासी बनने के लिए उनका ग्रेजुएट होना ज़रूरी था, लेकिन मोदी जी इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। वहाँ के लोगों ने उन्हें समझाया कि अभी उनकी उम्र अपने परिवार के साथ रहकर उनकी सेवा करने की है। इतनी कम उम्र में इतना कठिन जीवन ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने तो ठान लिया था। तो वे कुछ साल अलग अलग देशों में ट्रैवल करते रहे और आखिर में 1969 के आसपास वो वडनगर में एक बार फिर वापस आए। उन्हें जाने की वजह से घर में दुख और शिकायत का माहौल छाया हुआ था, लेकिन इससे पहले कि यह इमोशंस उनको कमज़ोर करे, मोदी जी एक बार फिर सबसे अलविदा लेकर अपनी तलाश में निकल पड़े। इस बार मोदी जी सीधा अहमदाबाद गए। यहाँ उन्होंने कुछ दिन अपने मामा की चाय की कैंटीन पर काम किया। इस दौरान उनका आरएसएस के रीजनल हेडक्वार्टर्स में आना जाना लगा रहता था। वहाँ उनकी मुलाकात एक बार फिर वकील साहब से हुई और यहीं से उनके आरएसएस की जर्नी की शुरुआत हुई। दोस्तों, जब वकील साहब की नज़र नरेंद्र मोदी पर पड़ी तो उन्होंने उनमें बहुत सी खूबियां नोट की। वकील साहब भी उनसे बहुत प्रभावित थे। अहमदाबाद पहुंचकर वकील साहब ने आरएसएस के गुजरात हेडक्वार्टर्स में मोदी जी के रहने के सभी अरेंजमेंट्स कर दिए। 1971 में 18 साल की उम्र में ही उन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ यानी आरएसएस को ज्वाइन कर लिया और यहाँ से उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। अब वो अपना पूरा समय आरएसएस के कामों में बिताने लगे। इस समय उन्होंने गुजरात के कोने कोने में अलग अलग विषयों पर काम किया, जिसकी वजह से उनको लोगों के दुख दर्द की समझ बहुत अच्छी तरीके से होने लगी।
आरएसएस में लोगों के बीच रहकर मेहनत किया करते थे। मेहमानों को जगाना, लोगों को चाय नाश्ता देना, ऑफिस की साफ सफाई करना, यह सब उनकी जिम्मेदारी थी। 1978 में उनको आरएसएस का रीजनल ऑर्गेनाइज़र बनाया गया। कुछ समय सूरत और वडोदरा में काम करने के बाद 1979 में उनको आरएसएस की दिल्ली ब्रांच में भेजा गया। दिल्ली से वो कुछ समय बाद एक बार फिर गुजरात वापस लौटे। इस दौरान उन्होंने एक बुक भी लिखी। इस बुक को उन्होंने गुजरात की पॉलिटिकल और सोसाइटी को बहुत गहराई से डिस्कस किया। 1980 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में अपना ग्रेजुएशन भी ख़त्म किया। 1985 में आरएसएस ने उनकी कमिटमेंट और हार्डवर्क को देखते हुए उनको बीजेपी को सौंप दिया। 1987 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइन किया। बीजेपी के सीनियर लीडर्स उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो बेहद करीबी थे और काम करते वक्त वो उनसे बहुत कुछ सीखते थे और आज भी उनकी भाषा में वाजपेयी जी की छवि साफ झलकती है। खैर, कुल मिलाकर मोदी जी जहाँ भी गए उन्होंने लोगों को अपना दीवाना बना दिया। बीजेपी में भी कुछ ऐसा ही हुआ और उनकी मेहनत जल्द ही रंग लाई। 1990 में उनको बीजेपी के नेशनल इलेक्शन कमेटी में मेंबर बना दिया गया। इसी रोल के चलते 1990 में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की भव्य रथ यात्रा का शानदार आयोजन किया और सोमनाथ से लेकर मुंबई तक चली इस रथ यात्रा में मोदी जी ने आडवाणी के सारथी का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने गुजरात के स्टेट असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के लिए एक शानदार स्ट्रेटजी तैयार की। इसी के चलते 1995 में बीजेपी ने गुजरात असेंबली इलेक्शन में मेजॉरिटी के साथ जीत हासिल की। अपनी इसी कंट्रीब्यूशन के कारण मोदी जी 1998 में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। दोस्तों, इसके बाद मोदी जी की ज़िंदगी में सबसे बड़ा पॉलिटिकल टर्न आया 2001 में। 2001 में उन्होंने गुजरात के तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल को इस पोजीशन पर रिप्लेस किया। असल में केशुभाई पटेल की तबीयत उन दिनों बहुत ख़राब रहती थी। ऐसे में इस पद के लिए अगर सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग कैंडिडेट कोई था तो वो केवल मोदी जी। इसके बाद वह 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए सीएम के पद पर नियुक्त होते रहे। सीएम के तौर पर उन्होंने गुजरात की इकनॉमी और उसकी एग्रीकल्चर को बहुत तेज़ी से बूस्ट किया। गुजरात के डेवलपमेंट को देखकर उनका नाम पूरे देश में चमचमाने लगा। इस दौरान वो केवल बीजेपी के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में सामने आए। 2014 में उन्होंने वाराणसी से अपने पहला लोकसभा इलेक्शन लड़ा। इस इलेक्शन में उनको रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री हाथ लगी और इसी विक्ट्री के साथ वे भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, बुनियादी सुधार और नागरिकों के जीवन को सुधारने के लक्ष्य के साथ बड़े परिवर्तनात्मक पहलुओं का सामना किया। मेक इन इंडिया अभियान का लक्ष्य स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देना था, जबकि स्वच्छ भारत अभियान से स्वच्छता और स्वच्छता के मुद्दे पर ध्यान दिया, राष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों को सुधारते हुए। मोदी जी का डिजिटल इंडिया अभियान एक डिजिटल क्रांति लाया, ग्रामीण भारत को डिजिटल दुनिया से जोड़ते हुए, और ई सरकार डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं को सुविधाजनक बनाने में मदद करता रहा। मोदी जी की सरकार ने किसानों, महिलाओं और कमज़ोर समुदायों के कल्याण को भी महत्व दिया। पीएम किसान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी की कौशल से भरी कार्रवाई ने भारत की शक्ति को नई ऊंचाई दिखाई। राजनीतिक साझेदारियों की स्थापना की, भारतीय हितों को प्रोत्साहित किया और जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे मुद्दों का प्रचार किया। अगर हम उनके 10 साल के कार्यकाल पर नज़र डालें तो उन्होंने डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन और देश के लिए ऐसे कई बड़े डिसीजंस लिए। और इसी के साथ नरेंद्र मोदी की जीवनी की यात्रा समाप्त होती है। धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो देखा। अगली आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।